नमस्ते। स्टार्ट करते हैं मनोज विश्वनाथन से। तो होम फर्स्ट फाइनेंस की बात हो रही है, काफ़ी टाइम बाद रिकॉर्ड कर रहे हैं। लोकेशन डिफरेंट है एक्चुअली, वहाँ रिनोवेशन हो रहा है जहाँ पर मैं पहले रिकॉर्ड करता था। हाँ, तो चलो बात करते हैं होम फर्स्ट फाइनेंस की। तो काफ़ी टाइम से मैं इसे डिस्कस करने के बारे में सोच रहा था, बट मैं वेट कर रहा था इसके क्वार्टरली रिजल्ट का, कि जो उन्होंने अपने इंटरव्यू में बोला मैनेजमेंट से, जब जो न्यूज़ एंकर्स होते हैं उन्होंने बात की, उसमें जो उन्होंने चीज़ें बोली उन उसके ऊपर मेरा व्यू था। तो मैं उसको डिस्कस करने से पहले वेट कर रहा था कि यार अगर क्वार्टरली रिजल्ट आ जाता है तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा, थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी कि जो जो चीज़ें वो बोल रहे थे वो चीज़ें इस क्वार्टर में भी दिख रही हैं या नहीं। तो ऑब्वियसली रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया है, आपने देख ही लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो मैं बता देता हूँ। टॉप लाइन ग्रोथ जो है वो 45% से ऊपर है, और जो बॉटम लाइन ग्रोथ है वो 38-39% के आसपास था। आई एम नॉट श्योर, 1-2% ऊपर नीचे होगा। तो उन्होंने जो अपना प्रेडिक्शन दिया था, मतलब व्यू दिया था, वो उसमें बोला था कि 30% से ऊपर के आसपास का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन 30% क्या, 39%, 38% का बॉटम लाइन था, और 45% से अबव था वो जो टॉप लाइन ग्रोथ था। तो उसी वजह से इसमें पी एक्सपेंशन भी होगा। और आप अगर देखेंगे कि अभी जो मार्केट में क्रैश चल रहा था, फॉल चल रहा था, वो फॉल में जब रिकवरी हुई तो होम फर्स्ट फाइनेंस की रिकवरी काफ़ी तेज़ हुई। मेरे पोर्टफोलियो में जितनी जल्दी शेयर्स गिरे थे उतनी जल्दी रिकवर भी किए। तो वहाँ से एक चीज़ समझ में आती है, हमें व्यू दिखता है कि यार हमारे जो पोर्टफोलियो है वो गिरेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि पूरा मार्केट गिर रहा है। तो वहाँ पर चिंता करने वाली चीज़ नहीं थी। चिंता तो होती है कि मतलब लाखों रुपए एकदम से साफ होते हैं, बट जब मार्केट रिकवर किया तो जिस तेज़ी से गिरा था उससे डबल स्पीड से रिकवर किया। तो वहाँ से एक चीज़ समझ में आती है कि हमारी कंपनीज़ में तो दम है। तभी जब रिकवर किया तो सारी कंपनीज़ एक तरफ से रिकवर नहीं करी, वही कंपनीज़ रिकवर करी जिनका अर्निंग्स ग्रोथ ज़्यादा था, या तो वो वाली कंपनीज़, या फिर वो कंपनीज़ जिस पे जिनका गुडविल अच्छा था। जैसे बड़े बड़े मार्केट कैप की हो गई, या फिर उस टाइप की जो कंपनीज़ हो गई जिनका गुडविल बहुत अच्छा है, लोगों के दिमाग में इमेज बहुत अच्छी बनी हुई है। अर्निंग्स ग्रोथ उतना मीडियम है, बट वो वाली कंपनीज बहुत अच्छा जो डैमेज हुआ था, ब्लीड ब्लीड हुआ था, मतलब जो क्रैश हुआ था उसको रिपेयर किया बहुत अच्छे से, जो कंपनीज का अर्निंग्स ग्रोथ है। ये चीज़ आप उसमें भी देख सकते हैं, परसिस्टेंट और एम्फेसिस में। परसिस्टेंट सिस्टम्स का जो पी वैल्यूएशन है वो एम्फेसिस से डबल से भी ऊपर है। लेकिन अगर आप एम्फेसिस को देखोगे तो उसमें रिकवरी आई थी 1% से भी कम की। वहीं जब परसिस्टेंट को देखोगे तो शायद 3-4-5% उसने मार दिया था एक ही दिन में, क्योंकि उसका जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो लोगों को समझ में आता है कि भाई ये बढ़िया चीज़ है, इसको दुगने पी वैल्यूएशन पे भी लेना, एम्फेसिस से ज़्यादा। मैं एम्फेसिस की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बात कर रहा हूँ अर्निंग्स ग्रोथ की, तो मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और भाई होम फर्स्ट फाइनेंस मेरे पोर्टफोलियो में हो सकता है, तो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट भी आप समझ के चलें। तो हम होम फर्स्ट फाइनेंस की बात कर रहे थे, तो उन्होंने 30% का अपना व्यू दिया था कि 30% पर अगर हम ग्रोथ देखते हैं तो हम 3-4-5 साल तक के लिए कोई भी दिक्कत नहीं देख रहे हैं। और अगर आप बोलो कि थोड़ा और स्ट्रॉन्ग व्यू दें तो हम 2-3 साल के लिए अगर हम देखें स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो अभी हम 200 स्टेट्स कंट्रीज सॉरी सिटीज़ में बिजनेस कर रहे हैं, उसको हम 400 सिटीज़ करने के लिए हमें 2-3 साल चाहिए होंगे। उस चीज़ पे उन्होंने बात करी थी। इसके साथ ही उन्होंने बोला था कि जो इसके जो एनपी है, जो एनबीएफसी है ये जो, तो इसमें एनपीए होता है, मतलब आपका जो पैसा मरता है, आप लोन बांटते हो तो डिफ़ॉल्ट रेट वो भी काफ़ी मैनेज चल रहा है, काफ़ी कम हुआ है पहले से। जो भाई मच्छर है यार, मैंने पंखा इसलिए स्लो कर दिया है क्योंकि वो बैकग्राउंड में नॉइज़ आता है, आपके कानों में दर्द हो, अगर आप ईयरफोन लगा के देखोगे तो। पैर ऊपर कर लेता हूँ भाई। हाँ। हाँ, तो उसमें वो भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, और ओवरऑल जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मैंने इसको परचेज़ किया था, यही सोच के परचेज़ किया था कि यार अगर ये 30% 35% से ग्रो करता है तो करेंटली इसका जो है वो उस टाइम जब मैंने लिया था 25 का भी था। तो वहाँ से मुझे एक चीज़ समझ में आ रही थी कि यार एक तो इसका पी एक्सपेंशन होगा, और बजाज फाइनेंस क्योंकि 35 के पी है, तो ये छोटी कंपनी है और बजाज फाइनेंस से ज़्यादा ग्रोथ है, तो उसको पी बजाज फाइनेंस से ज़्यादा मिलना चाहिए। क्योंकि जनरली होता क्या है, लार्ज कैप में पी एक लेवल पे आके स्टक हो जाता है। कंज्यूमर कंपनीज की बात अलग है, उनका 100-120 का है। बट आप अगर आईटी में देखें और बड़े बैंक्स में देखें, फाइनेंशियल्स में, कि भाई एचडीएफसी बैंक का तो 20 का पी है लेकिन एयू बैंक का 40 का हो जाता है, तो वो सब चीज़ है। तो वहाँ से मेरा एक व्यू बना था कि यार इसका पी भी एक्सपेंड होना चाहिए इसकी ग्रोथ की वजह से ही। मेरे हिसाब से 40-50 का पी आना चाहिए, अगर ये साल 2 साल ये जो 45% का जो टॉप लाइन है ये कंटिन्यू चल गया, और 30% 35% से ऊपर का बॉटम लाइन कंटिन्यू चल गया, क्योंकि एवरीबडी वांट टू ओन
द हाई ग्रोथ कंपनीज। तो उसमें होता क्या है, 35 के जो ग्रोथ करती हैं उनका पी 70 80 90 कुछ भी हो सकता है, बट हम 25 का एटलीस्ट 50 भी माने तो वहाँ से हमारा पैसा डबल बनता है। फ्यूचर के बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता, मैं बस वो आइडिया बता रहा हूँ क्या सोच के मैंने खरीदा। और आप बोलेंगे कि यार बार बार एक ही स्टॉक को क्या डिस्कस करते हो, कि यार एक स्टॉक में जब मेरे को मज़ा आता है और मैं उसमें पैसा लगाता हूँ तो मैं कुछ सोच के लगाता हूँ। और मेरे पोर्टफोलियो में है, आप अगर डीमेट वीमेट से जो अगर कोई अथॉरिटी चेक करना चाहे तो चेक कर भी सकते हैं। तो भाई मेरे पोर्टफोलियो में है, और अगर आगे कोई इशू हुआ तो मैं बेच दूंगा। तो आप मेरा देख के ना खरीदें कि मेरे पास है तो आपने भी ले लिया। आप फंडामेंटल एनालिसिस कैसे होता है तो आप उस चीज़ को समझेंगे तो थोड़ा मज़ा आएगा। तो इसमें एक तो मैं पी एक्सपेंशन की बात कर रहा था कि एक तो पी एक्सपेंशन होगा, और 35% का ईपीएस ग्रोथ से आपका रूल ऑफ 72 आपका लगभग 2 साल में 2 साल 1 महीना 2 महीना में आपका डबल होता है। तो मेरे हिसाब से वहाँ से यहाँ से डबल होगा पी एक्सपेंशन से, उसके बाद 4 गुना तक पैसा बन सकता है इसमें 2-3 साल के टाइम में। तो वो सोच के मैंने लिया है। अपसाइड ये है, डाउन साइड में अगर इनका रेवेन्यू या फिर प्रॉफिट कुछ आगे पीछे होता है तो उस हिसाब से 1-2 क्वार्टर अगर खराब किया तो हो सकता है निकालें या फिर ऐसा कुछ डिसीजन लें। बाकी क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। निरपेन साहब, भाई नाम गलत पढ़ रहा हूँ माफ कर देना। निरपेन साहब 4661 बोल रहे हैं, एसएमई में कहाँ इंडस्ट्रीज देख सकते हो? भाई एसएमई इज अ स्कैम। वो बहुत छोटी कंपनीज होती हैं, बहुत रिस्की कंपनीज होती हैं। जब जब भी आप, मच्छर घूम रहा है, चलो भाई छोड़ो। जब भी आप स्मॉल कंपनीज में देखते हो, स्मॉल कैप देखो, उससे ऊपर एसएमई में मत देखो, क्योंकि बहुत छोटी कंपनी है। मुझे तो समझ भी नहीं आता यार कि एसएमई में ना तो हमें गूगल पे चार्ट मिलता, ना आपको डाटा मिलेगा कि क्या अर्निंग्स ग्रोथ है, और मैनेजमेंट तो भूल ही जाओ भाई, वही मिल ही जाए, मतलब चार्ट ही मिल जाए, बैलेंस शीट ही मिल जाए, वही बहुत बड़ी बात है। तो एसएमई से भाई बच के रहो। एसएमई में इन्वेस्ट करने का एक ही तरीका है कि आप जो कंपनी का मैनेजमेंट है उससे आप कैसे, आपकी नेटवर्थ बढ़ी है तो आप डायरेक्ट जाके मिल लो, जैसे विजय केडिया सर मिल लेते हैं। तो उस तरह से तो हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, हम रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, तो इस वजह से भाई एमएसएमई से मैं दूर रहता हूँ। इन्हीं का एक और क्वेश्चन है, एसएमई में वेरेनियम क्लाउड कैसा लगता है, सब डाउट कर रहे हैं। भाई ऑनलाइन मैंने ढूंढा, मैं तो खैर पेड ऐप से ढूंढ लूँ, बट कोई फायदा नहीं है यार इन सब चीज़ में। सब डाउट कर रहे हैं, आप भी डाउट करो, छोड़ो इसको। स्मॉल कैप में बहुत बढ़िया कंपनीज हैं, यहाँ पर कहीं फंस गए तो आपका बड़ा कैपिटल खत्म हो जाएगा, और छोटा कैपिटल भी है तो स्मॉल कैप में बहुत अपॉर्चुनिटी है। आप मेरी स्टॉक एनालिसिस वाली वीडियो देखोगे तो आपको कोई ना कोई स्टॉक समझ में आ जाएगा, और उसके रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप उसी वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कवर कर लूँगा। इसके बाद गोपाल कृष्ण दास 2646 बोल रहे हैं, प्लीज डिस्कस गुड कंपनीज विच जनरेट्स गुड रिटर्न इन लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब रहता है साल 2 साल 3 साल का व्यू। आप 10-20 साल का व्यू लेंगे उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको भी नहीं पता कि आपकी लाइफ 10-20 साल में कहाँ जाने वाली है, कैसे जाने वाली है। मेरी वॉइस शायद गूंज रही होगी, मैं हॉल में रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो थोड़ा सा बियर करना है। तो मैं 2-3 साल का व्यू लेता हूँ, तो 2-3 साल के व्यू में जो मैं कंपनीज डिस्कस करता हूँ, अभी होम फर्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं जनरली कंपनीज ऐसे पकड़ने की कोशिश करता हूँ, एक तो जिनका रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़िया चल रहा हो, सेक्टर में डोमिनेट कर रही हो, सेकेंड चीज़, और थर्ड चीज़ उसका जो पी एक्सपेंशन है वो मिले। जैसे पास में हमने न्यूजन पकड़ा था तो उसमें मेरे को 3 टाइम्स का पी एक्सपेंशन मिला अर्निंग्स ग्रोथ से, तो अब ग्रो करेगा, तीन गुने ऑलरेडी हो चुके हैं उसमें, तो वो चीज़ है, तो उसमें पैसा बहुत इजीली बन जाता है। प्लीज़ डिस्कस लॉन्ग टर्म व्यू ऑन देवयानी इंटरनेशनल। देवयानी इंटरनेशनल केएफसी है इनका, और बाकी केएफसी है, पिज़्ज़ा हट है, देख के नहीं बता रहा हूँ भाई, मैं और कुछ पढ़ रहा था। तो देवयानी इंटरनेशनल का केएफसी है, पिज़्ज़ा हट है, तो ये सब में ये डील करता है। बट अगर आपको छोटे पैसे से 2-4-5 लाख रुपए से 1 करोड़ कमाने हैं तो ऐसी कंपनी में बहुत टाइम लग जाएगा। बढ़िया कंपनी है, 15-17% का ग्रोथ दे सकती है, लेकिन कब ये हाई पी की वजह से बैठी रह जाएगी, तो इस सब के चक्कर में पड़ के एकदम बड़ा पैसा नहीं बनेगा। आपको बड़ा पैसा सिक्योर करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं कि यार इस कंपनी में कुछ बहुत कुछ बचा है। आपको कंसिस्टेंटली एफडी बीटिंग रिटर्न मिलते रहेंगे, इंडेक्स की जगह डाल दोगे तो हो सकता है इंडेक्स को बीट कर दे, बट एज सच मुझे कुछ दिखता नहीं है। सुभाष कामकर 7951 बोल रहे हैं, सर व्हाट आर द फाइनल 4 शेयर्स यू डिसाइडेड। भाई पिटवाओगे क्या सेबी से? 4 शेयर जो मैंने डिसाइड किया, मैं नाम ले दूंगा तो यार एक लव लेटर आ जाएगा वहाँ से, वो कॉलर पकड़ के ले जाएंगे, जैसे वो बाप ऑफ ऑल चार्ट था, क्या नाम था, अच्छा बाप ऑफ चार्ट और चार्ट ऑफ बाप था, उनको
17 करोड़ 20 लाख रुपीज़ के आसपास का फाइन लगा है, वो यही सब हरकतें करते थे भाई। मैं इधर उधर आपको कुछ ना कुछ फंडामेंटल एनालिसिस करूंगा, आप अपनी तरफ से अगर उन्हें सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। डायरेक्टली नाम लेना सेफ नहीं है, सही नहीं है। हाय भाई, प्लीज़ सजेस्ट वन स्टॉक जिसकी ड्यूरेबिलिटी 10 साल से ज़्यादा हो और अर्निंग्स ग्रोथ 25 से 30% हो। भाई ऐसा अगर मुझे मिल जाता ना तो ये जो घर में मैं रह रहा हूँ मैं इसको बेच के सबसे पहले वो स्टॉक ले लेता। 10 साल की ड्यूरेबिलिटी नहीं मिलती है और 25-30% अगर आपको ग्रोथ मिल भी जाता है तो वो 2-4-5 साल बाद कहीं ना कहीं वो नीचे हो जाता है, क्योंकि एक लेवल के बाद जो बड़ा साइज है वो आपका एनिमी बन जाता है। पूरे शहर में, पूरे स्टेट में, पूरे देश में जब माल बेच चुके होते हो ना, तो 30% से मतलब है कि 30% और लोगों को लाएं। अब भाई सब लोगों को बेच चुके, अब कहाँ से लाए नए लोग, तो वो वाली चीज़ रहती है। तो उसमें क्या होता है, यू हैव टू कीप स्विचिंग द हॉर्सेज। इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक बार जब समझ में आ जाए कि इस कंपनी का ग्रोथ डाउन जा रहा है, 30 से 25 हुआ, एक्सेंट हो गया क्या, जा रहा है चलो भाई, 30 से 25 हुआ, 25 से 20 हुआ, आपको समझ में आ जाए ना 20 से नीचे आ गया, जैसे कि डीमार्ट में हुआ है भाई 18% का ग्रोथ, आप समझ जाओ यहाँ से बाहर आने का टाइम आ गया है, दूसरा घोड़ा पकड़ने का टाइम आ गया। तो वहाँ पे अगर आप स्विच करके चलेंगे तब आपको 25 से 30% का ग्रोथ मिलेगा। हो सकता है कि 10 साल चल जाए, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस 10 साल 30% का ग्रोथ चलता नहीं है। और ऐसी कंपनीज आपको मेरे स्टॉक एनालिसिस वाले सेक्शन में मिल जाएगी, प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, वहाँ पर आप देखें। और अभी हम जो जो कंपनीज डिस्कस कर रहे हैं, मैं हमेशा 25-30% से ऊपर की डिस्कस करता हूँ, बट मैं कमेंट नहीं कर सकता कि क्या रिटर्न देगा, क्या सोच के मैंने लिया। ये तो भाई दुक्का छुप की आंखें छुपाते हुए बोल देते हैं, बट ओपनली कमेंट करना ठीक चीज़ नहीं है। इसके साथ नरेश मारत्था 4236, भाई नाम गलत पढ़ रहा हूँ तो यार माफ़ करना, बोल रहे हैं कि जुबिलियंट ग्रिया के बारे में बताइए। ये जुबिलियंट इनग्रेविया लिमिटेड करके कंपनी है। तो आपने देखा होगा कहीं आप लकड़ी की दुकान पे गए होंगे, प्लाईवुड वगैरह जहाँ पे बिकता है, फेविकॉल के बगल में जीवन जोड़ रखा होता है, तो वहाँ आप देखते होंगे कि यार ये तो जुबिलियंट का है। तो मेरे दिमाग में यार क्वेश्चन आया था, यार तो पिज़्ज़ा वीज़ा बेच रहे थे जुबिलियंट फूड वर्क्स, ये इसमें कहाँ से आ गया था यार। जुबिलियंट इनग्रेविया बढ़िया प्रोडक्ट है उसका। बट अभी आप बोल रहे हैं कि आपने कमेंट भी किया था नीचे, 1 ईयर व्यू है मेरा, 520 की बाइंग है। तो अभी इनका जो टॉप लाइन है, वो टॉप लाइन इनका नेगेटिव ग्रो किया है, 4889, लगभग 4900 का टॉप लाइन था, सेल्स ग्रोथ था, वो 4590 4600 हो गया है। तो ये नेगेटिव ग्रोथ जो होती है ना, उस पर पी कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब वैल्यूएशन पे मार पड़ती है, लोग छोड़ छोड़ के भागते हैं ऐसी कंपनीज, क्योंकि लॉस करने वाली दुकान किसी को नहीं चलानी भाई। वो 2 दिन किराए पे अगर लिए, 2 दिन 2 महीने चलाएगा, उसके बाद खाली करके भाग जाएगा वो। आप कोई भी एग्रीमेंट कर लो एज ए लैंडलॉर्ड, तो सॉरी एज अ लैंडलॉर्ड आपको अगर पता लग रहा है कि आपकी जो दुकान किराए पे, जिसने आपका जो किराएदार है वो लॉस कर रहा है अपनी दुकान में, तो वहाँ से आपको इंडिकेशन आ जाता है कि भाई यहाँ से उम्मीद लगाना छोड़ो, ये आज नहीं तो कल भागेगा, कब तक जेब से भरेगा। तो वही वाली चीज़ है इसका। जो अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ भी देखते हैं तो वो भी भाई 50%, 452 करोड़ से और 253 करोड़ हो गया, आधा हो गया, आधे से थोड़ा कम, बट आधा ही हो गया है। तो यहाँ से मेरे हिसाब से आपको अगर 15-20% का 520 की आपकी बाइंग है, 430 के आसपास का शायद प्राइस चल रहा था, तो आपको थोड़ा बहुत लॉस दिख रहा होगा। बट यहाँ पर वेट करने से अच्छा है आप कंपनी स्विच करें और ऐसी कंपनी में वेट करें। अरे यार मच्छर, चलो भाई, तो आप ऐसी कंपनी में वेट करें जिसका अर्निंग्स ग्रोथ बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। आप होम फर्स्ट में अगर वेट करेंगे तो प्रोबेबली ज़्यादा जल्दी पैसा बन सकता है। रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करें। बट अगर आप मुझसे पूछेंगे कि ये जुबिलेंट इनग्रेविया में मैं क्या करता, तो भाई जैसे ही टॉप लाइन ग्रोथ और बॉटम लाइन ग्रोथ नेगेटिव हो जाता है, शेयर कितना भी टूटा हो, आपको अगर पता हो तो मैं 25-30 हज़ार रुपये का लॉस बुक करके, अमाउंट बोल दिया, हाँ चलो भाई, तो मैं 25% का लॉस बुक करके काफ़ी सारे शेयर्स बेचे थे, और साल 1.5 साल रखने के बाद, क्योंकि मुझे पता था कि उनका जो अर्निंग्स ग्रोथ है उसकी ऐसी तैसी हो चुकी है और अब यहाँ पर रुकने से कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद हम नए शेयर्स में आए तो वहाँ पर हमें अच्छा ग्रोथ मिला और बोल सकते हैं कि रिकवर हो गया। बट रिकवर इज़ अ वेरी नेगेटिव काइंड ऑफ वर्ड। आप ये जो आपका 100 रुपये में से 80 रुपये रह गया है ना, आप ये सोचो 80 रुपये बचा है, क्योंकि नेगेटिव ग्रोथ के बाद आधा भी स्टॉक हो जाए ना, वो तो पी वैल्यूएशन इतना नहीं है, 25 का था इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अभी मैं थोड़ी देर पहले देखा था, तो वहाँ से इतना नहीं कॉन्ट्रैक्ट हो। बट फिर भी यहाँ पर बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है, अब आपका पैसा कम ही होगा। इसके लिए एक सेइंग भी है,
टाइम इज़ अ फ्रेंड ऑफ गुड कंपनीज एज वेल एज एनिमी ऑफ बैड कंपनीज, क्योंकि बुरी कंपनी का वैल्यूएशन घटता ही जाता है लोग इंतज़ार कर करके। जैसे अभी आप इंतज़ार कर रहे हो ना, इनका आंसर थोड़ा लंबा हो रहा है बट इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। अभी आप इंतज़ार कर रहे हो ना, ऐसे और लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं। आप सोचोगे कि मैं बेच दूं और उसके बाद बढ़ गया तो, और अगर मैं बैठा रहा हूँ तो कल को प्राइस आ जाएगा। आपकी तरह और लोग भी सोच रहे हैं। आपके बेचने से पहले अगर उन्होंने बेच दिया ना, तो आपको जो प्राइस अभी मिल रहा है 420 430, बाद में वो भी नहीं मिलेगा। आपका 80% पैसा अभी भी लगभग सेफ है। तो भाई इसको बेच दो और उस 80 रुपये को, 100 में से जो 80 रुपये बचा है वो 80 रुपये को कहीं ऐसी जगह लगाओ जहाँ कंपनी हाई ग्रोथ कर रही हो। इंडेक्स में ही भाई साल 2 साल 3 साल में आपका बढ़िया हो जाएगा। तो ऐसा करके देखना चाहिए। आशीष राय बोल रहे हैं, सर बढ़िया 2 ग्रोथ कंपनीज ASM और GSM लिस्ट में है, बाय करें या नहीं, प्लीज़ हेल्प मी। ASM और GSM लिस्ट में सर्विलेंस की बात हो रही है। सेबी निगाह टिका के रखती है कि भाई कुछ काला पीला हो रहा है। जनरली होता क्या है, छोटी कंपनीज में जब बड़ा फ्लक्चुएशन आया था, 5 गुनी हो गई भाई साल 2 साल के अंदर ही, तो उसमें थोड़ी निगाह गड़ा लेते हैं कि कहीं ऑपरेटर्स तो नहीं बैठे। तो फाउंडर्स की जो सॉरी तो जो कंपनी के MD CEO होते हैं, CFO होते हैं, उन पर जो बड़ी इक्विटी होती है तो उनकी इक्विटी सेलिंग पे बैन लगा देते हैं कि आप लोग बेच नहीं सकते। क्योंकि होता क्या है, वो लोग प्रमोट क्या बोलते हैं ऑपरेटर्स के साथ मिलके अपने शेयर का वैल्यू बढ़ाते हैं किसी तरह से, कि भाई मार्केट में हाइप कर दिया, कुछ भी करके उन्होंने अफवाह फैलाई, गलत रिपोर्ट बनाई, हाइप बना के उन्होंने वैल्यू बढ़ाई। उसके बाद प्रमोटर ने कुछ परसेंट अपना जो क्या बोलते हैं अपना जो शेयर्स हैं उनको सेल किया और वहाँ से बड़ा प्रॉफिट बुक किया, और कंपनी जाए भाड़ में। तो इनको बोलते हैं चोर प्रमोटर। तो ऐसा जनरली होता नहीं है। मैंने भी केसोल्स लिया था, वो भी ऐसे ही था, ASM और GSM सर्विलेंस में था, मैंने लिया। मेरे को पता है रिस्की बैट है, बट मेरे को ग्रोथ जेन्युइन लग रहा है। और सीज कर दिए, मतलब सेबी इस पर एक्शन लेती है कि यार जो प्रमोटर है उनके हम शेयर्स का बाइंग सेलिंग सीज कर देते हैं, आपको भाई होल्ड करके बैठना ही पड़ेगा। तो फिर वहाँ से वो चीज़ें कंट्रोल में आती हैं। कंपनी पे अगर आपको भरोसा है, आपको समझ में आता है क्या बिजनेस है और प्रॉफिट लंबा बन रहा है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिविडेंड दे रहे हैं ये लोग, तो फेक प्रॉफिट्स पे कोई डिविडेंड नहीं बांटता फ्री का पैसा, और टैक्स नहीं भरता। तो अगर वो सब हो रहा है तो आप बढ़िया बिल्कुल आप परचेज करें, कोई दिक्कत नहीं है। आप शॉर्ट टर्म आपका व्यू है ही नहीं। गुड मॉर्निंग ब्रदर, गुड मॉर्निंग जी। तो आज के क्वेश्चंस इतने ही थे, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो भाई 2 दिन से यार बड़ा ब्लैक डे टाइप का गया था मेरा, परसों का दिन काफ़ी ख़राब गया था। हुआ क्या कि मैं अपने रिलेटिव के यहाँ एक्चुअली गया था, तो हमने बाहर गाड़ी खड़ी कर दी थी। तो उसमें हुआ क्या था, इक्विटी से रिलेटेड डिस्कशन ख़त्म हो गया। आपको मैं बोर नहीं करूँगा, अगर आप स्किप करना चाहें तो आप नेक्स्ट वीडियो में मिल सकते हैं। तो हुआ क्या कि यार मैंने बाहर पार्किंग के बगल में गाड़ी लगा दी, तो उसमें जनरली खाली जगह थी, पार्किंग के बगल में थी। जो हमारे रिलेटिव थे उनकी भी गाड़ी वहीं पर खड़ी थी, तो मेरे को ऐसा इशू नहीं था कि यार कुछ होगा या नहीं होगा। बट बहुत स्ट्रेंज चीज़ हुई, जब मैं गाड़ी निकाल के अगले दिन हम लोग घर की तरफ आने लगे अपने वापस आगरा, तो उसमें हुआ क्या कि गाड़ी में कुछ चिरपिंग साउंड आई। तो मुझे लगा कि मडगार्ड शायद टच हो रहा होगा, या फिर मैं गलत उस पर चला रहा हूँ। जो वाइट पट्टी होती है ना रोड पे, मेरे को लगा उस पर पहिया चल रहा है, उस पर से आ रही है थोड़ी सी। तो मैंने थोड़ा इधर उधर किया, खाली रोड पे ले गए हम लोग। तो उसके बाद भी वो नॉइज़ बंद नहीं हुआ, धीमे धीमे करके वो बढ़ने लगा, और ऐसा लगा इंजन में कुछ हो गया है, कुछ मोटर फूक रही है या फिर कुछ ऐसा हो रहा है। तो बड़ा स्ट्रेंज हो गया। पूरी फैमिली थी, मेरे फादर सिस्टर मम्मी, तो काफ़ी अजीब सा लग रहा था देखने में। तो हमने थोड़ा साइड में लगाई गाड़ी, हमने वापस से स्टार्ट करी और हम चलने लगे। फिर उसमें हुआ क्या कि वो जो चिरपिंग साउंड है बहुत बढ़ गई। फिर मैंने साइड से लगाई गाड़ी, मेरे फादर उतरे और बोले कि थोड़ा सा तो आगे बढ़ा, मैं देखूं क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। हमने मैकेनिक को कॉल किया, उन्होंने बोला टायर में कुछ ख़राब हो गया होगा, वो देख लो, इंजन का इशू तो नहीं लग रहा है। तो हुआ क्या, मेरे फादर ने बोला हमारा टायर ऐसे बबल कर रहा है गाड़ी का, एक टायर। तो आई थॉट कि वो टायर ख़राब हो गया होगा, उसमें अंदर कुछ टूट गया होगा। तो हमने स्टेपनी उठा के लाए, हम उसमें से हम टायर को बदल के स्टेपनी लगा के हम सोचे अब चल देंगे, क्योंकि बाकी 3 टायर में वो चाट रहे थे, मतलब वो ब्लैक ब्लैक हो रहे थे रोड से जो घिसके होते हैं, और वो वाला धूल वाला था। तो हमें लगा कि ये कुछ अनइवन होगा, इसमें अंदर कुछ टूट गया होगा। तो वही रिंच पाना वगैरह ला के मेरे फादर खोलने लगे। एक्चुअली मैं तो नहीं खोल रहा था, मेरे पैर में थोड़ा पेन था, तो वो खोलने लगे। तो उसमें हुआ क्या, जो चारों बोल्ट्स होते हैं ना, वो बोल्ट्स लूज थे। तो मेरे को लगा एक आध बोल्ट ख़राब हो गया होगा।
तो वो खोलने लगे, दूसरा भी खुल गया, तीसरा भी खुल गया। अगर खुले हुए हैं ऑलरेडी, तो मतलब मैं खुले हुए बोल्ट्स पे गाड़ी चला रहा था, 100 की स्पीड पे मैं ट्रकों से ओवरटेक कर रहा था। हाईवे पे ऐसा होता है ना, हम इधर उधर लेन चेंज करते हैं तो कुछ भी हो सकता था। तो वहाँ से पता लगा यार कि समवन ट्राई टू स्टील द टायर और समवन प्लान दिस, ऐसा कुछ लगा कि यार ऐसा तो नहीं होगा कि प्लान किया है। हो सकता है कि यार ऑल्टो वगैरह होती तो आसानी से उठ जाती, सडान क्लास थी तो उसमें था कि यार उठी नहीं होगी, तो शायद टायर कोई चोरी करने आया होगा, वो वापस से हल्का पुल्का कस के भाग गया होगा, तो वी वी कैन बिकम डेड, मतलब कुछ भी हो सकता। तो लाइफ इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल। तो वहाँ बड़ा अजीब लगा। उसी बीच में मैं जब ये सब सोच रहा था, एक कॉल आता है मेरे पास मेरे फ्रेंड का कि उसके ग्रैंडफादर नहीं रहे। तो आई बिकेम साइलेंट फॉर लाइक 30 सेकेंड कि ये अभी ये होके चुका है, उसके बाद ये, उसके बाद वो बोल रहा कि आई जस्ट वांट टू इन्फॉर्म यू, आइयो मत, काफ़ी दूर है राजस्थान में, ऐसा। चलो भाई लोकेशन बोल दी। भाई बंसल यार देख रहा हो तो माइंड मत करियो, चैनल है। तो थोड़े टाइम 2 मिनट के लिए मैं थोड़ा सा साइलेंट हुआ। उसके बाद मैंने उसको कॉल बैक किया। एक्चुअली मैं बारात वरात में जाने का इतना शौक नहीं है। आप किसी की शादी मिस कर दो, किसी का फ्यूनरल मिस, मैं जनरली क्लोज वंस का नहीं करता हूँ। मेरे कुछ चुनिंदा ही दोस्त हैं, बहुत सारे दोस्त नहीं हैं। तो आई कॉल हिम बैक कि भाई लोकेशन भेज दे। ही वॉज लाइक कि नहीं यार बहुत दूर है, रहने दे, छोड़। मैंने कहा भाई भेज यार। और डायरेक्टली मैं सीधा गाड़ी उठा के वहाँ गया। वहाँ से फ्यूनरल वगैरह की प्रैक्टिसेस हमने जो भी होता है वो सब किया। और उसके बाद आके भाई थक हार के मैं घर लौटा रात को। ऑब्वियसली नहा के वो सब, हम फ्यूनरल से लौट के जब जला वला के जो भी होता है, मतलब हम करके लौटे। फिर मैं नहाया, उसके बाद बहुत थक गया था तो इसी वजह से वीडियो डिले है। तो काफ़ी डार्क डे रहा, मतलब एक डेथ का न्यूज़, उसके बाद मतलब डार्क तो नहीं बोलेंगे पूरी तरह क्योंकि मेरा एक्सीडेंट होने से बचा, बट काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी मे बी उसमें, उस दिन में कुछ स्ट्रेंज जो उस दिन डेथ का आना, वो सब जो भी है, दैट्स हाउ लाइफ गोज़। तो काफ़ी चीज़ें होती हैं, लाइफ बड़ी अनप्रडिक्टेबल थी, अनप्रडिक्टेबल है, अनसर्टेन है। तो वी हैव टू लिव एवरी मोमेंट। ज़्यादा ज्ञान हो गया तो भाई लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। समझ में नहीं आ रहा है यार क्या बोल रहा हूँ। तो किधर किसी को भेजो, आपके किसी फ्रेंड को, उसकी कुछ हेल्प होगी। स्टॉक्स के बारे में हम कुछ बढ़िया डिस्कशन करते हैं। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करो, मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। और अगर वॉइस का कोई इशू होगा तो उसको भी हम रिजॉल्व करेंगे। एक्चुअली स्टोरेज फुल हो गया था, छोटा सा कट, तो हम थे दूसरे रूम में हम शिफ्ट करेंगे। लाइटिंग थोड़ी सी अगर इम्प्रूव होगी तो वो करेंगे। स्टॉक्स को थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। और कुछ नए शेयर्स अगर मुझे मिलते हैं या फिर आप कुछ कमेंट करते हो उसमें कुछ इंटरेस्टिंग समझ आता है तो उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा हुआ यार कि वीडियो पहले कट नहीं हुआ, नहीं तो दिमाग ख़राब हो जाता और वापस से मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाता, फिर जो बनता उसमें क्वालिटी वो नहीं आती जो अब नेचुरली बना है। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।